नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी ऑनलाइन पाठशाला में। दोस्तों, जैसे कि हम यहाँ पर क्लास सेवन्थ की हिस्ट्री के 6 चैप्टरों को कवर कर चुके हैं, जहाँ पर हमने अपने इतिहास के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त की। तो क्लास सेवन्थ एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 है जनजातियाँ, खाना बदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। तो इनके बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने और चैप्टर्स की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियोस को देख सकते हैं। और इस प्रकार की वीडियोस आगे आती रहेंगी, जिसमें कि हम सारे क्लासेस के एसएसटी के सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे और उसके बाद भी हम अन्य सब्जेक्ट्स के सारे चैप्टर्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं यह चैप्टर। इसमें है अध्याय 2, 3 और 4 में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार राज्यों का उत्थान और पतन हुआ, किस प्रकार बड़े बड़े राज्य बने और फिर वे समाप्त भी हो गए। तो इस उठापटक के बीच ही कलाओं, दस्तकारियों और उत्पादक गतिविधियों की नई किस्में शहरों और गांवों में फल फूल रही थी। एक लंबे अंतराल में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए, लेकिन सामाजिक परिवर्तन हर जगह एक समान नहीं थे, क्योंकि अलग अलग किस्म के समाज अलग अलग तरीके से विकसित हुए। ऐसे कैसे और क्यों हुआ, यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि जो सामाजिक परिवर्तन हुए वे भिन्न भिन्न क्यों थे। हर जगह अलग अलग प्रकार के सामाजिक परिवर्तन किस प्रकार से देखे गए। तो इस महाद्वीप के बड़े हिस्से में समाज वर्ण के नियमानुसार पहले ही विभाजित हो चुका था। अलग अलग वर्णों में समाज विभाजित हो चुका था। ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए नियम बड़े बड़े राज्यों के राजाओं द्वारा स्वीकार कर दिए गए थे। इससे ऊंच और नीच तथा अमीर और गरीब के बीच का फासला बढ़ गया। दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में यह समाज ज़्यादा जटिल हो गया, क्योंकि इस समय जो है समाज में जो बीच में समाज के लोगों के बीच में है ज़्यादा गैप आ गया, ज़्यादा फासला बढ़ गया। यह हुआ ऊंच और नीच के कारण, जिसमें कि अलग अलग वर्गों में समाज को विभाजित किया गया। उच्च वर्ग और निम्न वर्ग, अमीर वर्ग और गरीब वर्ग, बड़े शहरों से परे जनजातीय समाज। यह किस प्रकार की बातें हैं, तो बड़े शहरों से अलग जो हैं जनजातीय समाज किस प्रकार से थे। तो दूसरे तरह के समाज भी उस समय मौजूद थे। उपमहाद्वीप के कई समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्मकांडों को नहीं मानते थे और न ही वे कई असमान वर्गों से विभाजित थे। अक्सर ऐसे समाजों को जनजातियां कहा गया, अर्थात जनजातियां वे थीं जो कि यहाँ पर ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्मकांडों को नहीं मानते थे और न ही वे किसी असमान वर्गों में विभाजित थे। वे अपने ही नियमों से चलते थे। वे इस प्रकार के भेदभावों को नहीं करते थे। प्रत्येक जनजाति के सदस्य नातेदारी के बंधन से जुड़े होते थे। कई जनजातियां खेती से अपना जीविकोपार्जन करती थी, खेती करके अपना जीवन बिताती थी। कुछ दूसरी जनजातियों के लोग शिकारी, संग्राहक या फिर पशुपालक थे, जो कि शिकार करके और पशुपालन करके अपना जीवन यापन करते थे। प्रायः वे अपने निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों का पूरा इस्तेमाल करने के लिए इन गतिविधियों का मिला जुला रूप अपनाते थे। कुछ जनजातियां खानाबदोश थी। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमती रहती थी। जनजातीय समूह संयुक्त रूप से भूमि और चरगाहों पर नियंत्रण रखते थे और अपने खुद के बनाए हुए नियमों के आधार पर परिवारों के बीच इनका बंटवारा करते थे। इस महाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में कई बड़ी जनजातियां फली फूली। सामान्यतया ये जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तानों, दूसरी दुर्गम जगहों पर निवास करती थी। कभी कभी जाति विभाजन पर आधारित अधिक शक्तिशाली समाजों के साथ उनका टकराव भी होता था। कई मायनों में इन जनजातियों ने अपनी आज़ादी को बरकरार रखा और अपनी अलहदा संस्कृति को बचाए हुए रखा, जिसमें कि ये उन समाजों के नियमों को नहीं मानते थे जो कि ब्राह्मणों के द्वारा बताए गए थे। अब ये जनजातीय लोग कौन थे, उनके बारे में और विस्तृत रूप से जानेंगे। तो समकालीन इतिहासकार जो हैं
और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारियाँ दी हैं। कुछ अपवादों को छोड़ कर के तो जनजातीय लोग भी लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, लेकिन समृद्ध रीति रिवाजों और वाचिक मौखिक परंपराओं का वे संरक्षण करते थे। वे परंपराएं हर नई पीढ़ी को विरासत में मिलती थी। आज के इतिहासकार जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए इन वाचिक परंपराओं का इस्तेमाल करने लगे। अर्थात जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारियां इसीलिए हैं क्योंकि वे अपने लिखित रूप से दस्तावेज नहीं रखते थे। वे सिर्फ मौखिक परंपराओं का संरक्षण करते थे, और अगर इतिहासकार आज जनजातियों का इतिहास लिख रहे हैं तो वे सिर्फ उन मौखिक परंपराओं का ही इस्तेमाल करके उस समय के इतिहास की जानकारी हमको देते हैं, जनजातियों के इतिहास की जानकारी हमको प्रदान करते हैं। जनजातीय लोग भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते थे। किसी भी एक जनजाति का इलाका और प्रभाव समय के साथ साथ बदलता रहता था। कुछ शक्तिशाली जनजातियों का बड़े इलाके पर नियंत्रण था। पंजाब में खोखर जनजाति 13वीं और 14वीं सदी के दौरान बहुत प्रभावशाली थी। यहाँ बाद में गख्खर लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए। उनके मुखिया कमाल खान गख्खर को बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया था। मुल्तान और सिंध में मुगलों द्वारा अधीन कर लिए गए जाने से पहले लंगाह और अरघुन जो थे, वे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोगों का प्रभुत्व अत्यंत विस्तृत था। उत्तर पश्चिम में एक और विशाल एवं शक्तिशाली जनजाति थी बलूच। ये लोग अलग अलग मुखियों वाले कई छोटे छोटे कुलों में बटे हुए थे। पश्चिमी हिमालय में गड्डी गडरियों की जनजाति रहती थी। उप महाद्वीप के सुदूर उत्तरवर्ती भाग पर भी नागा, अहोम और कई दूसरी जनजातियों का पूरी तरह से प्रभुत्व था। तो आप देख सकते हैं इस मैप के माध्यम से भी किस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की जनजातियां विकसित थी। जैसे कि यहाँ पर जो है बलूची, गख्खर, खोखर, जंजूहा, लंगाहा, और यहाँ पर अहोम, कोच, खासी जो हमारा ये वाला क्षेत्र है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यहाँ पर खासी, कचा, यहाँ पे मुंडा, सताल और आपके यहाँ पर भील जनजाति, और इसी तरह से विभिन्न जनजाति जो हैं यहाँ पर रहती थी। तो जनजातियों का यह मैप है, आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं मौजूदा बिहार और झारखंड के कई इलाकों में 12वीं सदी तक चेर सरदार शाहियों का उदय हो चुका था। बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने 1591 में चेर लोगों पर हमला किया और उन्हें परास्त किया। उन्हें लूट कर अच्छा खासा माल इकट्ठा किया, लेकिन वे पूरी तरह अधीन नहीं बनाए गए। औरंगजेब के समय में मुगल सेनाओं ने चेर लोगों के कई किलों पर कब्जा किया और इस जनजाति को अपना अधीनस्थ बना लिया। इस क्षेत्र में रहने वाली महत्वपूर्ण जनजातियों में मुंडा और संताल थे, यद्यपि ये उड़ीसा और बंगाल में भी थे। कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ कोली, बेरा तथा कई दूसरी जनजातियों के निवास स्थान थे। कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में भी रहते थे। कुछ और दक्षिण के कोरागा, वेतर, मारवाड़ और दूसरी जनजातियों की विशाल आबादी थी। भीलों की बड़ी जनजातियां पश्चिमी और मध्य भारत में फैली हुई थी। 16वीं सदी का अंत आते आते उनमें से कई एक जगह बस गए, खेतीहर और यहाँ तक कि जमींदार बन चुके थे। तब भी भीलों के कई कुल शिकार संग्रह बने। मौजूदा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गोंड लोग बड़ी तादाद में फैले हुए थे। तो यहाँ पर आप एक चित्रकारी देख सकते हैं जिसमें कि रात में भी लोग हिरन का शिकार कर रहे हैं, और उसके साथ साथ आप यहाँ पर एक चित्रकारी और देख सकते हैं जिसमें कि घुमंतू व्यापारियों की श्रृंखला है, जो यहाँ पर मेवा इकट्ठा करके लादा जाता था। मध्य एशिया के व्यापारी ऐसी वस्तुएं भारत लाते थे और बंजारे एवं अन्य व्यापारी उन्हें स्थानीय बाजारों तक बेचते थे। अब देखते हैं खाना बदोश और घुमंतू लोग कैसे रहते थे। तो खाना बदोश चरवाहे अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते थे। उनका जीवन दूध और अन्य पशुचारी उत्पादों पर निर्भर था। वे खेतीहर गृहस्थों से अनाज, कपड़े, बर्तन और ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें जो थी उनको लेते थे और ऊन, घी इत्यादि का विनिमय भी करते थे। कुछ खाना बदोश अपने जानवरों पर सामानों की ढुलाई का काम भी करते थे।
एक जगह से दूसरे जगह आते जाते वे सामानों की खरीद फरोख्त भी करते थे। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जनजातियां अपना भरण पोषण करती थी और एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते घूमते अपनी जो आवश्यक चीज़ें हैं उनको किस प्रकार से इकट्ठा करती थी। बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। उनका कारवां टांडा कहलाता था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बंजारों का ही इस्तेमाल नगर के व्यापार बाजारों तक अनाज की ढुलाई के लिए करते थे। बादशाह जहांगीर ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि बंजर विभिन्न इलाकों से अपने बैलों पर अनाज ले जाकर शहरों में बेचते थे। सैन्य अभियानों के दौरान वे मुगल सेना के लिए खाद्यान्नों की ढुलाई का काम करते थे। किसी भी विशाल सेना के लिए 1 लाख बैल अनाज ढोते होंगे। तो बंजारों के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि 17वीं सदी के आरंभ में भारत आने वाले एक अंग्रेज व्यापारी पीटर मंडी ने बाजारों का, यहाँ पे जो बंजारे हैं उनका वर्णन इस प्रकार से किया है कि सुबह हमारी मुलाकात बंजारों की एक टांडा से हुई जिसमें 14,000 बैल थे। सारे पशु गेहूं और चावल जैसे अनाजों से लदे हुए थे। ये बंजारे लोग अपनी पूरी गृहस्थी, बीवी और बच्चे अपने साथ लेकर चलते थे। एक टांडा में कई परिवार होते थे। उनका जीने का तरीका उन भारवाहकों से मिलता जुलता है जो लगातार एक जगह से दूसरे स्थान तक जाते हैं। गाय बैल उनके अपने होते थे। कई बार वे सौदागरों के द्वारा भाड़े पर नियुक्त किए जाते थे, लेकिन ज़्यादातर वे खुद सौदागर होते थे। अनाज जहाँ सस्ता उपलब्ध है वहाँ से वे खरीदते हैं और उस जगह ले जाते हैं जहाँ वह महंगा है। वहाँ से वे फिर ऐसी चीज़ें लाद लेते हैं जो किसी और जगह मुनाफे के साथ बेची जा सकती है। टांडा में 6 से 700 तक लोग हो सकते हैं। वे एक दिन में 6 या 7 मील से ज़्यादा सफ़र नहीं करते, यहाँ तक कि ठंडे मौसम में भी। अपने गाय बैलों पर से सामान उतारने के बाद वे उन्हें चरने के लिए खुला छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ ज़मीन पर्याप्त है और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं। तो इस प्रकार आपने देखा किस प्रकार से बंजारों का वर्णन किया गया, बंजारे किस प्रकार से रहते थे। अब देखते हैं कई पशुचारी जनजातियाँ मवेशी और घोड़ों जैसे जानवरों को पालने पोषने और संपन्न लोगों के हाथ उन्हें बेचने का काम करती थी। छोटे मोटे फेरी वालों की विभिन्न जातियां भी एक गांव से दूसरे गांव भ्रमण करती थी। वे लोग रस्सी, सरकंडे की चीज़ें, फूस की चटाई और मोटे बोरे जैसे माल बनाते और बेचते थे। कभी कभी भिक्षुक लोग भी घुमंतू सौदागरों का काम करते थे। नर्तकों, गायकों और अन्य तमाशबीनों की भी जातियां थीं जो विभिन्न नगरों और गांवों में कमाई के लिए अपनी कला का प्रदर्शन करते थे। यहाँ पर आप कांसे का मगरमच्छ कुटिया कौंड जनजाति का बनाया हुआ उड़ीसा से संबंधित उसको देख सकते हैं। अब देखते हैं किस प्रकार से समाज बदलता है, नई जातियाँ और श्रेणियों में उसका विभाजन होता है। तो जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की ज़रूरतें बढ़ती गईं, नए हुनर वाले लोगों की आवश्यकता पड़ने लगी। वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियां उभरने लगी। उदाहरण के लिए ब्राह्मणों के बीच नई जातियां सामने आई। दूसरी ओर कई जनजातियां और सामाजिक समूहों को जाति विभाजित समाज में शामिल कर लिया गया और उन्हें जातियों का दर्जा दे दिया गया। विशेषज्ञता प्राप्त शिल्पियों, सुनार, लोहार, बढ़ई और राजमिस्त्री को भी ब्राह्मणों द्वारा जातियों के रूप में मान्यता दे दी गई। वर्ण की बजाय जाति समाज के संगठन का आधार बन गया। पहले वर्ण व्यवस्था थी, अब जातियों के आधार पर उनका वर्गीकरण किया गया, उनके कार्यों के आधार पर उनका वर्गीकरण किया गया। अब हम जाति पर विचार विमर्श करते हैं तो देखते हैं कि वर्तमान तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली तालुक में स्थित उय्याकोंडन उदययार के 12वीं शताब्दी के अभिलेख में ब्राह्मणों की एक सभा के विचार विमर्श मिलता है। वे रथकारों, शाब्दिक अर्थ रथ बनाने वालों की सामाजिक स्थिति पर विचार विमर्श कर रहे थे। उन्होंने इस जाति के कामकाज तय किए जिन्हें वास्तुकला, रथों और गाड़ियों का निर्माण, मंदिर का द्वार बनाना, मूर्तियां स्थापित करना, बलि के लिए लकड़ियों से बने साज सामान तैयार करना, मंडप बनाना और राजा के लिए जेवर बनाना शामिल थे। अब आगे देखते हैं कि किस प्रकार से आगे का यह जाति व्यवस्था का कार्य आगे बढ़ता है। तो 11वीं शताब्दी और 12वीं शताब्दी तक आते आते क्षत्रियों के बीच नए राजपूत,
गोत्रों की ताकत में काफ़ी इजाफा हुआ। वे हूण, चंदेल, चालुक्य और कुछ दूसरे वंश परंपराओं से आते थे। इनमें से कुछ पहले जनजातियों में आते थे और बाद में कहीं कुल राजपूत मान लिए गए। धीरे धीरे उन्होंने पुराने शासकों की जगह ले ली, विशेषतः कृषि वाले क्षेत्रों में। यहाँ कई तरह के परिवर्तन हो रहे थे और शासकों ने शक्तिशाली राज्यों के निर्माण में अपनी संपदा का इस्तेमाल किया। शासकों के रूप में राजपूत गोत्रों के उदय के उदाहरण का जनजातीय लोगों ने अनुसरण किया। धीरे धीरे ब्राह्मणों के समर्थन से कई जनजातियां जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गई, लेकिन केवल प्रमुख जनजातियां परिवार ही शासक वर्ग में शामिल हो पाए। उनकी बहुसंख्यक आबादी समाज की छोटी जातियों में ही जगह बना पाई। दूसरी तरफ पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिमी सरहद की प्रभुत्वशाली जनजातियों ने काफ़ी पहले इस्तेमाल को अपना लिया। वे जाति व्यवस्था को नकारते रहे। सनातनी हिंदू धर्म के द्वारा प्रस्तावित गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था इन इलाकों में बड़े पैमाने पर स्वीकार नहीं की गई। राज्यों की उत्पत्ति जनजातीय लोगों के बीच हुई सामाजिक बदलाव से गहराई से संबंधित है। हमारे इतिहास के इस महत्वपूर्ण हिस्से के दो उदाहरण नीचे उल्लिखित हैं, आप देख सकते हैं। हम नज़दीक से इनको देखते हैं तो इस पे आते हैं गोंड लोग। गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। वे स्थानांतरीय कृषि अर्थात जगह बदल बदल कर कृषि करते थे। विशाल गोंड जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में भी बटी हुई थी। प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होता था। जिस समय दिल्ली के सुल्तान की ताकत घट रही थी, उसी समय कुछ बड़े गौंड राज्य छोटे गौंड सरदारों पर हावी होने लगे थे। सरकार यहाँ पर अकबर के शासनकाल के इस एक इतिहास अकबरनामा में उल्लेखित है कि गढ़कंडगा के गौंड राज्य में 70,000 गांव थे। इन राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत हो रही थी। राज्य गढ़ों में विभाजित थे। हर गढ़ किसी खास गौंड कुल के नियंत्रण में था। ये पुनः 84 गांवों की इकाइयों में विभाजित होते थे, जिन्हें 84 कहा जाता था। 84 का उपविभाजन बरहौतों में होता था, जो 12 बहर गांवों को मिलाकर बनते थे। बड़े राज्यों के उदय ने गौंड समाज के चरित्र को बदल डाला। उनका मूलतः बराबरी वाला समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया। ब्राह्मण लोगों ने गौंड राजाओं से अनुदान में भूमि प्राप्त की और अधिक प्रभावशाली बन गए। गौंड सरदारों को अब राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त करने की चाहत हुई। इसलिए गढ़कंडगा के गौंड राजा अमनदास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की। उसके पुत्र दलपत ने महोबा के चंदेल राजपूत राजा सालवाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार गोंडवाना क्षेत्र में अलग अलग यहाँ पर वर्गीकृत हुआ गौंड साम्राज्य का। तो इस प्रकार देखते हैं इससे आगे। तो गढ़कंडका एक समृद्ध राज्य था। इसने हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में उनका निर्यात करने के व्यापार में खासा धन कमाया था। जब मुगलों ने गोंडों को हराया तो उन्होंने लूट में बेशकीमती सिक्कों और हाथी बहुआयत में हथिया लिए। उन्होंने राज्य का एक बड़ा भाग अपने कब्जे में कर लिया और शेष वीर नारायण के चाचा चंदर शाह को दे दिया। गढ़कंडका के पतन के बावजूद गौंड राज्य कुछ समय तक चलता रहा, लेकिन वे काफ़ी कमज़ोर हो गए थे और बाद में अधिक शक्तिशाली बुंदेलों और मराठों के खिलाफ उनके संघर्ष असफल रहे। अब देखते हैं अहोम लोग। तो अहोम लोग मौजूदा म्यांमार से आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आ बसे थे। उन्होंने भूइयाँ यानी कि भूस्वामी लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके नए राज्य की स्थापना की। 16वीं सदी के दौरान उन्होंने चुटियों और कोचहाओं के राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। उन्होंने कई अन्य जनजातियों को भी अधीन कर लिया। अहोमों ने एक बड़ा राज्य बनाया और इसके लिए 1530 के दशक में ही इतने वर्षों पहले आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल किया। 1660 तक आते आते वे उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने में सक्षम हो गए।
लेकिन अहोम लोगों को दक्षिण पश्चिम से कई आक्रमणों का सामना करना पड़ा। 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला किया। बहादुरी से सामना करने के बावजूद अहोम लोग पराजित हो गए, लेकिन उस क्षेत्र पर मुगलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण ज़्यादा समय तक बना नहीं रह सका और इस प्रकार अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वे पाइक कहलाते थे। अहोम राज्य में एक जनगणना की गई थी। प्रत्येक गांव को अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाइक भेजने होते थे। इसके लिए जनगणना के बाद सघन आबादी वाले इलाकों से कम आबादी वाले इलाकों में लोगों को स्थानांतरित किया गया। इस प्रकार अहोम कुल टूट गए। शताब्दी का पूर्वार्ध पूरा होते होते प्रशासन खासा केंद्रीकृत हो चुका था। लगभग सभी वयस्क पुरुष युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करते थे। दूसरे समय वे बांध, सिंचाई व्यवस्था इत्यादि का निर्माण या अन्य सार्वजनिक कार्यों में जुटे रहते थे। अहोम लोग चावल की खेती के लिए नए तरीकों को भी अमल में लाए थे। अहोम समाज कुलों में विभाजित था, जिसे खेल कहा जाता था। वहाँ दस्तकारों की बहुत कम जनजातियाँ थी, इसलिए अहोम क्षेत्र में दस्तकार निकटवर्ती क्षेत्रों से आए थे। एक खेल के नियंत्रण में प्रायः कई गांव होते थे। किसान को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी। समुदाय की सहमति के बगैर राजा तक इसे वापस नहीं ले सकता था। शुरुआत में अहोम लोग अपने जनजातीय देवताओं की उपासना करते थे, लेकिन 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में ब्राह्मणों के प्रभाव में बढ़ोतरी हुई। मंदिरों और ब्राह्मणों को राजा के द्वारा भूमि अनुदान में दी गई। शिव सिंह के काल में हिंदू धर्म वहाँ का प्रधान धर्म बन गया था, लेकिन अहोम राजाओं ने हिंदू धर्म को अपनाने के बाद अपनी पारंपरिक आस्थाओं को पूरी तरह से नहीं छोड़ा था। अहोम समाज एक अत्यंत परिष्कृत समाज था। कवियों और विद्वानों को अनुदान में जमीनें दी जाती थी। नाट्य कर्म को प्रोत्साहन दिया जाता था। संस्कृत की महत्वपूर्ण कृतियों का स्थानीय भाषा में अनुवाद किया गया था। बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृतियों को पहले अहोम भाषा में और फिर असमिया में लिखा गया। निष्कर्ष यह निकलता है कि जिस युग की हम चर्चा करते आए हैं, उस युग के दौरान उपमहाद्वीप में काफ़ी सामाजिक परिवर्तन हुए। वर्ण आधारित समाज और जनजातीय लोग एक दूसरे के साथ लगातार संपर्क में आते रहे। इस आदान प्रदान के से दोनों तरह के समाजों में अनुकूलन और बदलाव की प्रक्रिया चलाई। बहुत सी विभिन्न प्रकार की जनजातियां थी और उन्होंने विभिन्न प्रकार की जीविकाएं अपनाई। कालांतर में उनमें से कई जाति आधारित समाज भी शामिल हो गई, लेकिन कईयों ने जाति व्यवस्था और सनातनी हिंदू धर्म दोनों को ही नकार दिया। कुछ जनजातियों ने सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था वाले विस्तृत राज्यों की स्थापना की। इस तरह से वे राजनीतिक रूप से ताकतवर हो गए। इसने उन्हें बृहत्तर और अधिक जटिल राज्यों और साम्राज्यों के साथ संघर्ष की स्थिति में ला खड़ा कर दिया। तो इस प्रकार से हमने विभिन्न जातियों के बारे में देखा, जनजातियों के बारे में देखा और किस प्रकार से वे समाज में संघर्ष करते रहे और अपना वर्चस्व स्थापित करने में कामयाब रहे। अब हम देखते हैं मंगोलों के बारे में। अपने एटलस पर आपको मंगोलिया को ढूंढना है, तो इतिहास में सबसे प्रसिद्ध पशुचारी और शिकारी संग्राहक जनजाति की बात करें तो वह है मंगोल। वे मध्य एशिया के घास के मैदानों, जिनको कि स्टेपी कहा जाता है, और थोड़ा उत्तर की ओर के वन प्रांतों में बसे हुए थे। 1206 में चंगेज़ खान ने मंगोल और तुर्की जनजातियों में एकता पैदा करके उन्हें एक शक्तिशाली सैन्य बल में बदल डाला। अपनी मृत्यु के समय 1227 में वह एक सुविस्तृत प्रदेश का शासक था। उसके उत्तराधिकारियों ने एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया। अलग अलग समय में इसके अंतर्गत रूस, पूर्वी यूरोप और चीन तथा मध्य पूर्व का खासा बड़ा हिस्सा शामिल था। मंगोलों के पास सुसंगठित सैन्य एवं प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी। ये विभिन्न जातीय और धार्मिक समूहों के समर्थन पर आधारित थी। और मंगोलों के बारे में यह कहा जाता है कि जो मुगल थे, मुगल भी मंगोलों के ही वंशज थे। मुगल साम्राज्य वाले चैप्टर में हमने इसके बारे में पढ़ा था। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने इस चैप्टर को पूरी तरह से पढ़ लिया है। तो अब जो है, आपको यहाँ पर अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को आप लाइक कर दें, और अगर आप इस
सीरीज़ को आगे और पढ़ना चाहते हैं और इसके नोटिफिकेशन को समय समय पर प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दें। और अगर चाहते हैं कि इस लॉकडाउन के समय में आपके दोस्त भी आप अपने जो नई पुस्तकें हैं उनसे रूबरू हो सकें तो अपने दोस्तों को भी इन वीडियोस को शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों, वीडियोस को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।